स्टूडेंट्स नमस्ते। आज आपका जो क्लास 12th का बायो का पेपर हुआ है, इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा पेपर हुआ है। डीएस साइंस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे इसमें, और बायोलॉजी के बेस पर ही परसेंटेज को डिटरमाइन कर सकते हैं। किस तरह से हम पेपर सॉल्व करेंगे इसमें मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने अच्छी तरह सॉल्व किया। मैं कई स्टूडेंट से मिला हूँ, सबका पेपर अच्छा हुआ है। फिर भी हम इसके आंसर देखते हैं कि हम कैसे इसके उत्तर देख सकते हैं। आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ। तो आइए, हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है सेक्शन ए में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन इन आंसर बुक। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले प्रश्न में ये दिया है, इसमें आपको 9 सब क्वेश्चंस दे रखे हैं। हम यहां पर देखते हैं फर्स्ट, सबसे पहले मनुष्य के अर्ध सूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है। इसका मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैव इन मियोसाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट मीन्स मियोसाइट है, मियोसिस से बना है, अर्धसूत्रीय विभाजन से बना है, गुणसूत्रों की संख्या भी n के गुणन में होगी। इसका मतलब है इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ n। इट मीन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन। और आपको पता है कि डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46, 46। तो इसके गुणित या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 23। इसका मतलब हमारा आंसर है यहाँ पर 23, और ये है बी ऑप्शन। 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन मियोसाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से परिभ्रूण पोष पाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्पर्म इज फाउंड। अब आप देखिए पेरिस्पर्म क्या है, पहले इसको समझना है आपको। मैंने आपको पहले जब स्टडी कराया था तब बताया था कि जब ओव्यूल की या बीजांड की संरचना देखते हैं तो बीजांड में अध्यावरण के भीतर क्या है? सेंट्रल मैसिव पार्ट जो होता है वो उसे कहते हैं बीजांड काय, और बीजांड काय जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूसेलस। और पेरिस्पर्म या परिभ्रूण पोष जो बनता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस। इसका मतलब है जो अवशेषी रूप में भ्रूण के चारों तरफ एक पतली परत रह जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? परिभ्रूण पोष। लेकिन परिभ्रूण पोष सभी में तो नहीं पाया जाता। जिन मेंबर्स में इसकी प्रेजेंस ही होती है उसके एग्जाम्पल यहां पर दिए हुए हैं। उनमें से एक जो सही है उसको हम देखते हैं। बीट रूट, चुकंदर जिसको कहते हैं, मटर या पी, ग्राउंड नट, मूंगफली और सनफ्लावर या सूरजमुखी, इनमें से हमारे पास में जो सही ऑप्शन है वो है ए, बीट रूट। इसमें परिभ्रूण पोष की उपस्थिति मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है, कौन से अनुवांशिक विकार में एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है और लिंग गुणसूत्र या क्रोमोसोम X0 हो जाते हैं? इसका मतलब है सेक्स क्रोमोसोम्स में से 2 जो होते हैं उनमें से एक कम हो गया। इसका मतलब है 46 - 1 = 45 हो गया। ऐसी सिचुएशन में जो सिंड्रोमिक डिसऑर्डर होता है उसे हम टर्नर्स सिंड्रोम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। और टर्नर सिंड्रोम में कई लक्षण प्रकट होते हैं, जिनमें स्तन ग्रंथियों का विकास अवरुद्ध हो जाना या कम हो जाना, इसी प्रकार से आवाज़ जो नेचुरल होती है उससे थोड़ी सी हट जाना, थोड़ा बौनापन भी आ जाना, इस तरह के कई लक्षण, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी जैसे लक्षण भी इसमें प्रकट हो जाते हैं। तो हमने इनके बारे में देखा है, तो हमारे पास में ये आंसर आ गया इसका डी। नेक्स्ट जो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है, प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक है। अब आप देखिए नाइट्रोजनी क्षारक जो आप डीएनए में स्टडी करते हैं, आरएनए में स्टडी करते हैं, उनको हम 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। मैंने आपको स्टडी कराया था, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन क्लास के अंदर आने वाले 2 नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं? एडिनिन और गुआनिन। और पिरिमिडीन में कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन और थाइमिन। ये डीएनए के हैं। और पायरिमिडीन क्लास के जो होते हैं आरएनए में वो कौन कौन से होंगे? साइटोसिन एंड यूरेसिल। थाइमिन की जगह यूरेसिल। तो यहां पूछा है केवल प्यूरिन क्लास के नाइट्रोजन क्षारक, तो एडिनिन और गुआनिन में से कौन सा मिल रहा है यहां पर?
साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल और थाइमिन, तो ये तो होंगे नहीं। कौन सा होगा? एडेनिन। इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाथी पांव रोग, फील पांव रोग, इसको हम कहते हैं फाइलेरियसिस, एलिफेंटियसिस, इस तरह के कई नाम इसके हैं। मैंने आपको स्टडी कराया है मानव स्वास्थ्य और रोग में वाला जो चैप्टर है उसमें ये दे रखा है। और ये हाथी पांव रोग जो होता है उसमें लोअर पार्ट ऑफ दी बॉडी, इसका मतलब है हाथों का नीचे का भाग, कमर से नीचे का भाग, पैरों का, ये हाथी की तरह फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, इसलिए इसको हाथी पांव या फील पांव रोग कहते हैं। और इसका जो रोगजनक है वो है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, जिसे फाइलेरिया कृमि कहते हैं, हम फाइलेरिया कृमि कहते हैं, फाइलेरियल वर्म। यही ऑप्शन इसमें सही होगा, आंसर सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट क्वेश्चन का, किसी कोशिका से पूर्ण पादप उत्पन्न होने की क्षमता कहलाती है। द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल इज कॉल्ड। देखिए, जब मैंने आपको पादप ऊतक संवर्धन स्टडी करवाया था तब बताया था कर्तोतक जो होता है, एक्सप्लांट जो होता है, वो एक सिंगल सेल भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ सेल इट मीन्स टिश्यूज भी हो सकते हैं। ये इनमें कंप्लीट प्लांट रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता पाई जाती है, पूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। इसे हम पूर्ण शक्तता कहते हैं। प्राणियों में पूर्ण शक्तता केवल ब्लास्टूला स्टेज तक मिल सकता है, जाइगोट, मोरूला और ब्लास्टूला, जिसमें ब्लास्टोमियर्स होते हैं। इसके बाद में जैसे ही गैस्ट्रुलेशन होता है ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी खत्म हो जाती है। इसलिए लेकिन प्लांट्स में ये होल लाइफ सभी लिविंग सेल्स में पाई जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसे क्या कहेंगे? पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी। यही डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, कौन से ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से हो सकती है? विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं हम? बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड के परीक्षण के लिए। इसका परीक्षण करने के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। इसका मतलब है हॉस्पिटल में जाते हैं, बीमारी को डायग्नोसिस कराते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? विडाल टेस्ट, जिससे टाइफाइड का पता लग जाता है। तो यही डी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट का, खाद्य श्रृंखला में हरे पादपों का स्तर होता है। देखिए यहाँ पर स्तर जो होते हैं, एक तो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, और स्तरों में हम दूसरा और देखते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक और उच्च उपभोक्ता। तो जो हरे पौधे होते हैं किसी भी खाद्य श्रृंखला में देखेंगे हमारे पौधों को, तो वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक स्तर के होते हैं, उत्पादक होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस द्वारा खुद भोजन निर्मित करते हैं। सबसे पहला स्तर इसको कह सकते हैं। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर्स आर दी फर्स्ट लेवल रिप्रेजेंटेड इन फूड चेन। ठीक है, तो ए सही है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 9th, कौन सा प्रोटीन जीन क्राई कपास में मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है? विच प्रोटीन जीन क्राई इज कंट्रोल द कॉटन बॉल वर्म। कॉटन बॉल वर्म जो होता है कपास के अंदर छेद कर देता है, कैप्सूल जो होता है, फल जो होता है उसमें छेद कर देता है, छेदक इंसेक्ट कहलाता है, कीट कहलाता है, बॉल वर्म कहलाता है। इसको इसके प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए हम एक ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार करते हैं जीन ट्रांसफर से। और वो जीन किससे निकाला जाता है? बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जीवाणु से, जो अगले क्वेश्चन में आएगा ये। और यहाँ पर भी इसके बारे में पूछा है जीन के बारे में। तो यहाँ पर क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB, तो इसका मतलब फर्स्ट AC एंड सेकंड AB ये जीन होते हैं जो यहाँ पर इस बॉल वर्म को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पर हम देखते हैं 4 प्रश्न दिए जाते हैं दूसरे प्रश्न में, जिनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और एक शब्द में आ जाएगा। तो देखिए, एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो वह कहलाता है, या व्हेन देयर इज ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड इट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। अंतः प्रजनन कहते हैं, ये इनब्रीडिंग कहलाता है। यदि एक ही ब्रीड के एनिमल्स में यदि क्रॉस कराया जाए, ब्रीडिंग कराया जाए तो, और डिफरेंट में होता तो क्या कहते हैं इसको हम? आउट ब्रीडिंग। उसे हम क्या कहते हैं? आउट ब्रीडिंग। बाह्य प्रजनन या बहि प्रजनन इस प्रकार से हिंदी में कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या आंसर आएगा? अंतः प्रजनन या इनब्रीडिंग। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इस सेकंड क्वेश्चन का,
सेकंड पार्ट बीटी विष, इसको हम ऐसे कह सकते हैं बीटी टॉक्सिक, टॉक्सिन, ठीक है। बीटी जीव विष जीवाणु से निर्मित होता है। कौन सा जीवाणु जो अभी आया आपने क्राई फर्स्ट एसी एंड सेकंड ए भी स्टडी किया था, ये बीटी जीन जो प्राप्त किया गया है और उसे कॉटन में ट्रांसप्लांट करके एक ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार कर लिया गया है, बीटी कॉटन, ठीक है। तो वो जीवाणु कौन सा है, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, ये बैक्टीरिया है, इसका नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, ये बैक्टीरिया है जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बीटी जीन के लिए काम आता है और बीटी विष उत्पन्न करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति में मिलता है तो इसे डीएनए कहते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए बहुरूपता भी कहते हैं इसको, ठीक है। इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन पॉपुलेशन एट हाई फ्रिक्वेंसी, जो बार बार मिलता है, ज़्यादा मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ डीएनए तो दे ही रखा है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। नेक्स्ट है, एक जाति के विलुप्त होने पर, एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप जातियां भी अनिवार्य रूप से विलुप्त होने लगती है, ये क्या कहलाता है, व्हेन ए स्पीशीज बिकम्स एक्सटिंक्ट द अदर प्लांट and animal species associated with it is obligatory to extinct is called, इसका मतलब है जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर निर्भर रहने वाली दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, सहविलोपन। जैव विविधता संरक्षण के टॉपिक में है ये सहविलोपन या को एक्सटिंक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, को एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए, तीसरा क्वेश्चन है ये, इनमें गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड और ए लाइन, एक शब्द में एक लाइन में दीजिए। सबसे पहला है, जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायोटेक्नोलॉजी को हम किसी भी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसका मतलब है जीवों में या सजीवों में, जिनमें सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं, जंतु भी हो सकते हैं, ठीक है, इनमें ऐसे परिवर्तन करना जिससे वो ज़्यादा उपयोगी हो जाए, ज़्यादा उत्पाद देने लग जाए, ज़्यादा क्वालिटी वाइज इम्प्रूव्ड हो जाए और मनुष्य के लिए उपयोगी हो जाए। इसका मतलब है ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम आए, मैन काइंड के लिए यूजफुल हो जाए। तो ऐसी यदि हम जीव विज्ञान की शाखा देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। दूसरी तरह से भी हम परिभाषित कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू EFB। EFB क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेकिन अब की बार नहीं पूछा है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, डिफाइन भी किया है। तो EFB के अनुसार क्या है बायोटेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू EFB, इंप्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है किसी सजीव को और ज़्यादा अच्छा करना, उन्नत बनाना, इंप्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल्स, देयर पार्ट्स, कोई भी भाग हो सकता है ऑर्गेनिज्म का, टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए, एंड सर्विसेज, जिससे मानव की सेवा हो सके, सर्विसेज फॉर मैनकाइंड, स्टडी इन विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। तो जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम किसी भी सजीव कोशिका या पादप के किसी या जीव के किसी भाग में ऐसे इम्प्रूवमेंट करें, उत्तरोत्तर परिवर्तन करें कि वो मानव कल्याण के लिए, मानव की सेवा के लिए उपयोगी हो जाए और ज़्यादा बेहतर हो जाए, ऐसी जीव विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ये EFB या यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बताया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, माता से IA एलील व पिता से स्मॉल IA एलील, जिसको कई बार I0 भी मैंने बताया है आपको क्लास में, करने वाली संतति का रुधिरवर्ग कौन सा होगा इनसे, जैसे माता पिता है, मदर है IA या I0, इसको हम स्मॉल I भी कह सकते थे यहाँ पर, ठीक है, ये की बात है। तो इससे माना कि चाहे कोई सा भी है, A ब्लड ग्रुप वाला हो गया ये, इससे इसका जीन क्या होगा, एलील क्या होगा IA, और इसका क्या होगा
जो ओ ब्लड ग्रुप वाला फादर है उसका स्मॉल आई। अब इनको जब इनका क्रॉसिंग होगा या तो इनसे बनने वाली गैमेटिक यूनियन होगा तो क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, कैपिटल आई ए स्मॉल आई। इसका मतलब यहाँ आई तो रिसेसिव है, स्मॉल आई तो यहाँ ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। इसका मतलब ऑफ स्प्रिंग में कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बायोपायरेसी की परिभाषा लिखी। हालांकि बायोपायरेसी बायोटेक्नोलॉजी में कभी कभार पढ़ते हैं हम, जिसमें बायोपायरेसी, बायोपेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, ये सब एक ही बात है। इसका मतलब यह है कि बौद्धिक संपदा अधिकार किसी व्यक्ति या कोई वैज्ञानिक, कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री, कोई भी हो, वो किसी प्रोसेस को, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, खोज करती है, तो उसका ये अधिकार हो जाता है। जैसे कॉपीराइट एक्ट होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बायोपायरेसी एक्ट काम करता है, जिससे उसको उस व्यक्ति को, उस संस्थान को, उस इंस्टीट्यूट को, उस इंडस्ट्री को उसकी रॉयल्टी मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी कोई कॉपी नहीं कर सके, ये होती है बायोपायरेसी। तो हम यहाँ देखते हैं इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। द अनऑथराइज्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ नॉलेज, इसका मतलब है कोई ऐसी अनऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड होगी जब तो वो पायरेटेड है। इसका मतलब है अनऑथराइज्ड जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ फार्मिंग, इंडिजीनस कम्युनिटीज, individuals or institutions seeking exclusively monopoly, control through patent और intellectual property right। इसका मतलब है कोई भी नॉलेज, किसी भी तरह का जेनेटिक रिसोर्सेज, जैसे कोई ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किया है, एनिमल तैयार किया है, कोई इंडिजीनस कम्युनिटीज़ हो सकती है इसको तैयार करने के लिए, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब अपनी मोनोपोली नहीं चला सकते कि किसी के भी प्रोडक्ट को, किसी भी मैकेनिज्म को काम में ले ले। तो यहाँ पर पेटेंट के नियम या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नियम काम आ जाते हैं, जो उसके लिए अधिकार देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बायोपायरेसी। नेक्स्ट, वर्णांधता में व्यक्ति कौन से रंग या वर्ण में विभेद नहीं कर सकता। विच कलर्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय पर्सन इन कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सामान्यतः कई तरह के हो सकते हैं ये टाइप में, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो ग्रीन और रेड कलर में विभेद नहीं कर पाता। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति, तो इसमें हम कह सकते हैं हरा और लाल रंग में विभेद नहीं करता। नेक्स्ट में हम देखते हैं सहज प्रतिरक्षा को या इनेट इम्यूनिटी को डिफाइन करना। हम ये कह सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसका मतलब है प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति ये होती है, जिसे कहते हैं सहज प्रतिरक्षा। हमारे शरीर में चारों तरफ से स्किन है, डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं हो सकता, हमारी बॉडी इसके लिए सुरक्षा प्रदान करती है, प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसका मतलब इनेट डिफेंस में ही शामिल होती है। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिफेंस सिस्टम विद विच यू वर बोर्न। जिन प्रतिरक्षा तंत्र के साथ हम जन्म लेते हैं, आप जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, इसका मतलब है जन्म से प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा। इसे हम क्या कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा। इट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट ऑल एंटीजन्स। कितने भी तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, उनसे हमें सुरक्षा देती है। इट इन्वॉल्व्स बैरियर, इट इन्वॉल्व बैरियर दैट कीप हार्मफुल मटेरियल्स फ्रॉम एंटरिंग दी बॉडी। इसका मतलब बॉडी में कोई हार्मफुल मटेरियल एंट्री करता है तो उससे हमारे शरीर को सुरक्षा देने वाला होता है। इसी को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है अनुवांशिकता रूपांतरित जीव, जीएमओज को परिभाषित कीजिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स भी हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल हो सकते हैं, जीन ट्रांसफर से तैयार किए गए। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेनेटिक मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, जीन ट्रांसफर से, जेनेटिक मैनिपुलेशन से जो जीन या जीनों की हेराफेरी से जो सजीव तैयार किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, GMOs कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, समुद्र में जैव भार या जैव मात्रा के पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास इज फाउंड इन दी ओशियंस।
अब मैं आपको बता देता हूं, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशियंस इन्वर्टेड होते हैं। क्यों होते हैं? कि ज़ बार होता है ड्राई वेट बायोमास, यदि हम उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स को सुखा लें और उसका ड्राई वेट लें तो बहुत कम होगा, तो ये छोटा बॉक्स इसमें आ जाता है। इसके बाद इस पर डिपेंड रहने वाले जो हर्बीवोर्स होते हैं वो इससे थोड़े से ज़्यादा बायोमास वाले होते हैं, ज़्यादा जैव भार वाले होते हैं। और कार्निवोर्स जो बड़ी मछलियाँ, मगरमच्छ वगैरह कोई भी हो सकते हैं, ये होते हैं कार्निवोर्स जो हर्बीवोर पर डिपेंड रहते हैं, तो ये इनका बायोमास और ज़्यादा होता है। तो ये कैसा हो गया? ये एक्यूट पार्ट या नुकीला सिरा नीचे और चौड़ा भाग ऊपर, इसका मतलब इन्वर्टेड, उल्टा हो गया। कैसा होता है? उल्टा पिरामिड। नेक्स्ट, बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स2 कंजर्वेशन। देखो मैंने आपको बताया जैव विविधता संरक्षण में एक्स2 कंजर्वेशन एंड इन-सिटू कंजर्वेशन, उतस्थानीय या बाह्य स्थानीय और स्वस्थानीय। स्वस्थानीय गया, इन-सिटू का तो मतलब होता है इनसाइड द नेचुरल हैबिटेट, अपने प्राकृतिक आवास में ही कोई जीव का या किसी सजीव का संरक्षण करें। लेकिन यदि अपने प्राकृतिक आवास से बाहर, दूर, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, यदि हम किसी जैव विविधता के किसी भी जीव का संरक्षण करेंगे तो वो एक्स2 या बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाएगा। टेक्निक्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स लाइक जू। अब देखो जू में भी इसी तरह का और नेचुरल हैबिटेट नहीं है। कैप्टिव ब्रीडिंग, एक्वेरियम, जलजीवशाला, बॉटनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स, ये सब क्या होते हैं? एक्स2 कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब सेक्शन बी में जो 50 शब्दों की लिमिट है यहाँ पर आंसर की। किन्हीं 3 गर्भ निरोधक साधनों का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब इसमें तो बहुत सारे हैं, मैं तो आपको बता देता हूँ। कंडोम, जो मेल कंडोम होते हैं, फीमेल कंडोम्स होते हैं। कॉपर टी का भी यूज़ किया जा सकता है, सर्वाइकल कैप का भी किया जा सकता है। 3 ही पूछे, लेकिन मैं और बता देता हूँ। कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स भी है, जिसमें सहेली जो नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल्स है, माला डी जो स्टेरॉइडल ओरल पिल्स है। लेकिन हमें ये 3 ही सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा है, मेथड्स पूछा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर ही होता है। ये क्या है? इसका एक उपयोग लिखिए। देखो जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड में इसका यूज क्या होता है? इट इज़ द मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर कराने के लिए इसको काम में लेते हैं। जैसे गन होती है, लोडेड गन, जो गोली को दूर पहुंचाने के लिए काम आती है, कहीं भी पहुंचाने के लिए काम आती है, टारगेट तक पहुंचाने के लिए काम आती है। ऐसे ही टारगेट सेल के न्यूक्लियस में यदि हम डिजायर्ड डीएनए या जीन को पहुंचाने का कोशिश करें, आरएनए को पहुंचाने की कोशिश करें, तो ऐसी गन लाइक मैकेनिज्म पाई जाती है, जिसे जीन गन कहते हैं। यहाँ पर डीएनए या आरएनए, कोई प्रोटीन हो, प्लास्टिक कोटेड होता है, ऐसे ही गोल्ड प्लेटेड होता है, कोटेड कर लेते हैं उसको, या टंगस्टन कोटेड कर लेते हैं और फिर उसको टारगेट सेल में एंट्री कराते हैं। उसको कहते हैं हम जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड। तो एफिशिएंट जीन गन डिलीवरी ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, मतलब मैक्रोमॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह, लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स और जीन टू दी टारगेट सेल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? डिलीवरी करते हैं कहाँ पर? टारगेट सेल में। इन्वॉल्व्स कोटिंग दी मैक्रोमॉलिक्यूल्स एक्ट एज मैक्रो कैरियर पार्टिकल्स लाइक गोल्ड, टंगस्टन यूजिंग हाई वेलोसिटी स्ट्रीम। बहुत तेज़ी से, गति से इसको भेदने के लिए काम आते हैं, और ये जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड जीन ट्रांसफ़र का कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन के 3 महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। क्या क्या ध्यान रखना है हमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं, 3 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं हनीबीकल्चर या एपीकल्चर के लिए? वाटर और मॉइस्चर कंटेनिंग एरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पर मधुमक्खी पालन करना होता है वहाँ पर नमी की या पानी की पर्याप्त अवेलेबिलिटी या उपलब्धता होनी चाहिए। फ्लावरिंग क्रॉप्स और प्लांट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और क्रॉप्स। क्योंकि फ्लावर होंगे तो नेक्टर होगा, और ये उससे मकरंद चूस कर या नेक्टर सक करके और वहाँ पर
हनी कॉम में लेकर आती हैं, जो लेबर हनी भी होती है, तो उनका भी होना ज़रूरी है। जैसे सनफ्लावर की खेती हो या सरसों की खेती हो, ऐसी जगह पर हनी भी कल्चर करना चाहिए। और तीसरी है एपिस स्पीशीज़। इसका मतलब है मधुमक्खी की जाति कौन सी है। जैसे 4 जातियां होती है, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा और एपिस फ्लोरी। तो इसका मतलब है कौन सी स्पीशीज़ है, उस स्पीशीज़ का भी हमें पता रहना चाहिए। बाकी की और चीज़ें होती है जो इसके लिए, तो 3 ही पूछी है यहाँ पर। इसके बाद है नेक्स्ट, पशु प्रजनन क्या है। पशु प्रजनन के 2 उद्देश्य समझाइए। तो देखिए, मेथड्स टू इम्प्रूव ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ये तो मेन पशु प्रजनन होता है। पशु प्रजनन जिसका मतलब है कि पशुओं की जो हमारे लिए काम आते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो इनका हम पालन करते हैं, जिनके उत्पाद प्राप्त करते हैं, उन पर निर्भरता है, उनकी उत्तम ब्रीड तैयार करना, इम्प्रूव्ड ब्रीड तैयार करना, ये पशु प्रजनन से ही संभव हो सकता है। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो मैंने तो यहाँ 3 लिख दिए, कोई भी 2 लिख सकते हैं। टू ऑब्टेन हाई यील्ड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। इसका मतलब है ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा क्वालिटी वाइज, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट तैयार प्राप्त करने के लिए। दूसरा है टू ऑब्टेन हाईली अडेप्टिव ब्रीड्स इन रिलेवेंट एनवायरनमेंट। किसी भी या संबंधित पर्यावरण में या वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा अनुकूलित हो सकने वाले ब्रीड तैयार करना, ठीक है, नस्ल तैयार करना। मोर पावरफुल ब्यूटी यूजफुल ब्रीड फॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा है, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा सुंदर दिखने वाला पशु, या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा काम आने वाला पशु, ऐसा तैयार करना, ऐसी नस्ल तैयार करना, ये उद्देश्य इसके होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि विस्फोट का कारण। एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कह सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से हो रही है, विस्फोट के रूप में हो रही है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं हमारे हिसाब से। तो देखिए आप, इलिटरेसी एंड लेसर अवेयरनेस। इलिटरेसी मतलब निरक्षरता, साक्षरता में कमी होना, पढ़ा लिखा कम होना, और लेसर अवेयरनेस जागरूकता की कमी होना, अच्छा बुरा नहीं सोचना, कौन सा सही है कौन सा गलत है, हमारे फ्यूचर के लिए कैसा है, तो उसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। मोर स्ट्रेंथन इन सोसाइटी, ऐसा समझते हैं लोग, ये थोड़ी सी गलत धारणा है कि जो ज़्यादा, जिस परिवार में ज़्यादा व्यक्ति होंगे वो उतना ही पावरफुल परिवार होगा समाज में, ऐसी धारणा को सोचते हुए जनसंख्या वृद्धि करते हैं। लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव आइटम्स, कई तरह के गर्भ निरोधक परिवार नियोजन के साधनों की उपलब्धता कम होना, जिसकी वजह से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, चाइल्ड मैरिज, इसका मतलब बाल विवाह। इन कारणों की वजह से बाल विवाह होता है, इसका मतलब है कि उसमें सोचने समझने की क्षमता, अच्छा बुरा सोचने की क्षमता नहीं है, तो इसका मतलब है जनसंख्या वृद्धि का कारण हो सकती है। तो ये सारे कारण हैं जो मुख्य रूप से समझाए जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि के विस्फोट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु आवश्यक किसी एक विशेषता को बताएं। एक्सप्लेन एनी वन फीचर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। इसका मतलब है वाहक या संवाहक की विशेषता दिखानी है जो जीन क्लोनिंग के लिए काम आती है। तो देखिए, ऑल दी प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद रेप्लिकेशन, इसका मतलब है वाहक में रेप्लिकेशन करने की क्षमता भी होनी चाहिए, इनसर्शन जोड़ने की भी क्षमता होनी चाहिए, ट्रांसफ़र कराने की भी क्षमता होनी चाहिए किसी वांछित जीन की, ये सब इसमें होता है। हालांकि एक सेलेक्टिव मार्कर वाली भी होती है जो पहचानने के लिए कि जीन ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। ये सब लक्षण जो होते हैं ये एक प्लाज्मिड के या वाहक के होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी किसी एक उपयोग को समझाइए। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के तो बहुत सारे उपयोग है, महत्व है। इसमें आपको पता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन तैयार कर लिया, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिया, इंसुलिन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिया जीन ट्रांसफ़र से। इसका मतलब है जैसे हम ह्यूमुलिन कहते हैं, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन ही होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सब इस चिकित्सा जगत में या मेडिसिन फील्ड में इसकी उपयोगिता को दर्शाता है। नेक्स्ट, अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे के उत्पादन के कोई 2 लाभ लिखिए। किसी एक अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे का उदाहरण। राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। गिव एनी 1 एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो देखिए,
एडवांटेजेस ऑफ जीएम प्लांट्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट या जीन ट्रांसफर से जेनेटिकली मैनिपुलेटेड प्लांट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं? मोर प्रोडक्टिव प्लांट्स, ज़्यादा उत्पाद देने वाले हाई यील्ड प्लांट्स वैरायटी हो सकती है, हाईली अडेप्टिव वैरायटी के प्लांट्स हो सकते हैं अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में। टू फॉर्म डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज यूजिंग जीन ट्रांसफर टेक्निक, इसका मतलब जीएम प्लांट्स। और एग्जांपल बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, टोमेटो की फ्लेवर सावर वैरायटी है, कई प्लांट्स है जो जेनेटिकली मैनिपुलेटेड है या जीएम प्लांट्स है। इसके बाद में नेक्स्ट, जैव विविधता की क्षति का कोई एक कारण समझाइए। एक कारण क्या, बहुत सारे कारण जैव विविधता की क्षति का या लॉस का, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस का। तो सबसे पहला है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज और इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, विदेशज जाति का आक्रमण, जैसे कई मछलियों का हो गया, नाइल पॉर्च का हो गया, वाटर हायसिंथ का हो गया, जलकुंभी जिसको कहते हैं, पार्थेनियम स्टेरिफोरस का आक्रमण हो गया। ये सब क्या होते हैं, वहाँ की जो देशज जाति है उनको या इंडिजिनस स्पीशीज़ है उनके समाप्त होने का, एक्सटेंशन का कारण बन जाती है। कैटास्ट्रॉफ्स भी इसमें शामिल होता है, जो आपदाएं आ जाती है कई बार, जिससे कई जातियाँ विलुप्त भी हो जाती है। तो हमसे तो एक ही पूछा है, हमने आपको दो बता दिए हैं यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट है ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में, मतलब सीधा होता है, समझाइए। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, एक्सप्लेन। आपको पता है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, नुकीला सिरा ऊपर, चौड़ा भाग नीचे। इसका मतलब ये होता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, प्रोड्यूसर से लेकर टर्सरी और टॉप कंज्यूमर तक, एनर्जी जो होती है वो केवल 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र और स्टोरेज होता है। तो इसका मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कम होती चली जाती है एनर्जी लेवल कम होता चला जाता है। तो कम होता चला जाता है तो इसका मतलब ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, अपराइट होगा। बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर एंड स्टोरेज ऑफ 10% एनर्जी इन ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, तो इसलिए ये क्या होता है, अपराइट पिरामिड होता है। नेक्स्ट, पारजीवी, पारजीनी, पराजीनी, कुछ भी कह सकते हैं, जंतु की जैविक उत्पाद में क्या भूमिका होती है, वही है जो जीन ट्रांसफर या ट्रांसजेनिक प्लांट या जीएम प्लांट्स की होती है। यूजफुल एंड हाईली वैल्यूएबल जीन प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स। दूसरा है दीज एनिमल्स आर हाईली अडेप्टिव टू नेचर, क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज मोर गुड प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इस प्रकार से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की यहाँ पर इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। इसके बाद में जैव विविधता के जातीय क्षेत्र संबंध प्रतिरूप को परिभाषित कीजिए। जातीय क्षेत्र संबंध स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो पैटर्न होता है बायोडाइवर्सिटी का, उसे देखते हैं, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ए ग्राफ दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ पर आयताकार परिवलय है, ऑब्टेन्ड इफ मेड इन बिटवीन एरिया एंड ग्रोथ ऑफ स्पीसीज। इसका मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है हम यहाँ कह सकते हैं कि स्पीसीज़ की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो जैसे इसमें देखिए एक लॉगरिथमिक फार्मूला भी दिया गया है, स्केल दिया गया है, log s बराबर log c प्लस जेड log a। यहाँ पर s स्पीसीज़ ग्रोथ है, कितनी हो रही है, a एरिया है जिसको हम कह सकते हैं फॉर स्मॉल, यहाँ पर z कोएफिशिएंट है जिसका 0.1 से 0.2 वैल्यू होती है छोटे एरिया में, और z है यहाँ पर चेंजेबल कोएफिशिएंट और जिसका मान है ये 0.1 से 0.2, और c बराबर y, इसका मतलब है यहाँ पर है इसका जो हम कह सकते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स, एक तरह से छोटे छोटे खंड जिसको हम कह सकते हैं, इंटरनल हम कह सकते हैं सेगमेंट्स होते हैं। और यदि ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो ये स्पीसीज़ की ग्रोथ है और इधर है यहाँ पर एरिया, इनमें हम ग्राफ अलॉट करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक के अकॉर्डिंग सीधी लाइन और ये हाइपरबोला प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है स्पीसीज़ की संख्या भी बढ़ती जाती है। ये यहाँ पर इस संबंध को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट है खंड से में, सेक्शन सी,
दीर्घ उत्तरी 100 शब्दों की लिमिट है यहाँ पर 100 वर्ड्स की। अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। पुष्पीय पादपों में लैंगिक, पुष्पीय पादपों में कायिक प्रवर्धन के 2 उदाहरण दीजिए। अलैंगिक जनन क्या होता है? मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच नो गैमेट्स फॉर्मेशन एज वेल एज गैमेटिक यूनियन फाउंड। मतलब ना तो युग्मकों का निर्माण ना ही निषेचन जिसमें होता हो, लेकिन ऑफस्प्रिंग्स या संतति तैयार हो जाती है। यूनिपेरेंटल टाइप का रिप्रोडक्शन है, एक ही पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विदाउट गैमीट्स फॉर्मेशन एंड गैमेटिक यूनियन और फर्टिलाइजेशन कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज यूनिपेरेंटल मेथड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, एक तो है बाय स्टेम कटिंग्स जैसे रोज प्लांट्स में होती है, ग्राफ्टिंग जिसमें रोज में, गुआवा में, किसी में भी कर सकते हैं। तो ये मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा है ये, ऋतुस्राव चक्र को समझाइए। डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स फॉर्मेशन एंड गैमेटिक यूनियन और फर्टिलाइजेशन फाउंड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं उसको अपन, जिसमें युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन या निषेचन मिलता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मनुष्य में, बंदर में, इस तरह के प्राइमेट्स एनिमल्स में हम देख सकते हैं। और फीमेल्स के अंदर ये मिलता है जब प्यूबर्टी की एज आती है। इसका मतलब 12 से 14 वर्ष की आयु जब होती है फीमेल्स की, उस समय पर ये सबसे पहले मेनार्के होता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर रजोदर्शन। ठीक है, सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसमें फेजेज होती हैं और वो फेजेज 4 होती हैं। सबसे पहली 1 से 5 दिन की जो होती है वो होती है मेंसेज फेज, जिसमें ऋतुस्राव के समय पर रक्त स्त्राव होता है। प्रोलिफरेटिव फेज जिसमें पुटक अवस्था आती है, फॉलिकल फॉर्मेशन होता है 5वें दिन से, मतलब मेंस्ट्रुएशन का खत्म होने के 5वें दिन से 13वें दिन तक। और फिर ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग अवस्था जो 14वें दिन होती है। और उसके बाद में 15वें से 28वें दिन तक होती है सिक्रीटरी फेज, जिससे फिर रिकंस्ट्रक्शन होने लग जाता है ओवरी का, फिर से प्रिपेयर होने लग जाती है। इसको मैं एक आउटलाइन से और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये पहले दिन से लेकर 28 दिन, प्रति 28 दिन में ये रिपीट होने लग जाता है, फिर शुरू हो जाएगा यहीं पर। तो ये 1 से 4 या 5 दिन का टाइम होता है मेंसेज फेज, जिसमें रक्त स्त्राव होता है। इसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज होती है, जिसमें पुटकों का निर्माण होता है और अंडे का निर्माण, ओवम का निर्माण होता है। और फिर 14वें दिन क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेटरी फेज होती है। इसके बाद 28वें दिन तक सिक्रीटरी फेज हो जाती है और उसके बाद फिर पहला दिन आ जाता है मेंसेज फेज का। यही यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल को दर्शाने के लिए सफिशिएंट होता है। इसके बाद में आता है प्रभावता के नियम को पुनेट वर्ग की सहायता से समझाइए, मतलब चेकरबोर्ड मेथड के द्वारा दर्शाना है। और हम जानते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का जो एकल संकरण नियम है उसके अंदर या मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आता है, जिसमें एक कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग जो एलील्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, उनमें ही क्रॉस कराते हैं तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एकल संकर संकरण कहलाता है। इनमें पहला नियम है प्रभावता के नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब एक कैरेक्टर के लिए 2 डिफरेंट कंट्रास्टिंग फैक्टर्स में क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 संतति जो बनती है उसमें हाइब्रिड या संकर बनता है। संकर में दोनों फैक्टर या एलील होते हुए भी डोमिनेंट या प्रभावी विकल्प ही अपना एक्सप्रेशन या हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन दिखाता है, प्रकटन दिखाता है। अप्रभावी छुपा रह जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रभावता का नियम कहते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम पुनेट स्क्वायर मेथड का यूज़ करने के लिए हम पृथक्करण के नियम को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको क्रॉस करने के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये पेरेंट्स हो गए, इनके गैमीट्स ये हो गए, और ये F1 संतति बनी कैपिटल टी स्मॉल टी जो टॉल ही है। ठीक है, ये प्रभावी लक्ष्य कारक ही प्रकट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इसको नेक्स्ट सेल्फ क्रॉस कराने के लिए इन F1 हाइब्रिड में F1 संकर में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, इनके गैमीट्स बने, लेकिन हम इसको क्रॉस नहीं करके पुनेट स्क्वायर मेथड में काम में ले लेते हैं। तो ये मेल के हैं, ये फीमेल के हैं, तो ये मेल के इधर लिख दिए गैमीट, फीमेल के इधर लिख दिए, इनको भर दिया। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आया? टॉल रेशियो ड्वार्फ बराबर 3:1।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण को उदाहरण द्वारा समझाइए। व्हेन ए क्रॉस मेड इन बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड होमोजाइगस रिसेसिव, यदि पहली पीढ़ी के संकर का, किसी भी संकर का शुद्ध अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया जाए, होमोजाइगस या समयुग्मजी अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण। तो देखिए आप, ये हाइब्रिड है और ये शुद्ध अप्रभावी है, इनमें क्रॉस कराया तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर जो रेशो आएगा वो, इसमें फिनोटाइप का तो कोई रेशो नहीं है, तो यहाँ पर लेकिन जीनोटाइप का जो आएगा वो क्या आएगा इन दोनों में? यहाँ पर फिनोटाइप का भी कोई रेशो नहीं है, यहाँ पर फिनोटाइप का भी कोई रेशो नहीं है, मतलब नो रेशो, ठीक है, नो जीनोटाइप, नो फिनोटाइप फाउंड हेयर। तो इसको हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। हालांकि हम आउट क्रॉस भी करा सकते हैं, वो किस में कराएंगे? हाइब्रिड का क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी के साथ, मतलब समयुग्मजी प्रभावी के साथ। अब आता है किसी एक जलवाहित रोग का नाम। अब एक का है, मैंने तो यहाँ 2-3 का आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जलवाहित रोगों की रोकथाम के उपाय। राइट द नेम ऑफ द वाटर बोर्न डिजीज, एक्सप्लेन प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। जलवाहित, जल से फैलने वाली, जल में से फैलने वाली, दूषित जल, संक्रमित जल, उसको यदि उपयोग में लेंगे तो बीमारी फैलेगी, कई तरह के जीवाणुओं के संक्रमण उससे हो सकते हैं। कई बीमारियां हैं, उनके बारे में यहाँ तो एक ही पूछा है। वाटर बोर्न डिजीज आर इलनेस caused by microscopic organisms like viruses and bacteria that are ingested through contaminated water or by coming in contact with feces। इसका मतलब है हम मल मूत्र के संपर्क में आ जाएं, या गंदा, दुर्गंध युक्त और संक्रमित सूक्ष्म जीव युक्त जल का उपयोग करें या उसके संपर्क में आए, तो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, और वो जो रोग उत्पन्न होते हैं, वायरस जनित हो सकते हैं, जीवाणु जनित हो सकते हैं, उनको जलवाहित रोग कहते हैं। यहाँ पर कुछ बीमारियाँ हैं जिनके बारे में बता देता हूँ, 1-2। टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है, ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो होती है, विकसित देश, उनमें ज़्यादातर देखा गया है। इनके सिम्टम्स जो होते हैं जैसे तेज़ बुखार, मसल एके, पेशियों में दर्द, फैटिग और डायरिया और कंस्टिपेशन, ठीक है। इसका जांच कराने के लिए विडाल टेस्ट करते हैं। तो ये है, एंटीबायोटिक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के संक्रमित या दूषित जल का उपयोग करने से बचें, यही इसके प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं। डू नॉट ईट इन्फेक्टेड और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब दूसरा है यहाँ पर कॉलेरा, जिसको हम कहते हैं हैज़ा, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा फैलता है, ये जीवाणु जनित रोग है। नौजिया हो जाती है, वॉमिट होती है, डायरिया होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, ये सब इसके लक्षण होते हैं। और एडवाइस या कंट्रोल मेजर्स क्या है? ड्रिंक सेफ एंड प्योर वाटर, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, किसी के लिए भी काम में लेते हैं, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर और प्रत्येक का एक एक उदाहरण। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी एंड गिव द एग्जांपल्स। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ एक्टिव इम्यूनिटी और एक है पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरोधकता। सक्रिय में इट इज़ कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन और वैक्सीन, कोई वैक्सीन के कारण या इन्फेक्शन के कारण होती है, लेकिन ये इम्यूनिटी प्रिलिमिनरी एंटीबॉडीज़ जो बॉडी के अंदर पहले से ही होती है, उनके कारण उत्पन्न रहती है। दीज आर स्लो फंक्शनिंग बिकॉज ऑफ इट्स नंबर आर लेसर इनिशियली, शुरुआत में बहुत कम संख्या में होते हैं ये, इसलिए स्लो होती है ये, इसलिए ये यहाँ पर हम कह सकते हैं स्लो फंक्शनिंग। ये फास्टली मिलती है। वर्क्स थ्रू आउट दी लाइफ, ये पूरे जीवन भर काम करती है, एक बार वैक्सीन लगा दी जीवन भर काम करेगी। वर्क्स फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित सीमित समय तक ये काम करेगी। नो साइड इफ़ेक्ट्स, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और ये मेमोरेबल इम्यूनिटी होती है, ये इमोमेमोरेबल, ठीक है, इनमें कोई इस तरह की नहीं होती जो हम कह सकते हैं मेमोरी से रिलेटेड हो। यहाँ पर ये इमेमोरेबल होती है, ये मेमोरेबल होती है। वैक्सीन से इसमें काम आती है। और ये होती है कोलेस्ट्रम, जो बच्चा शुरू में प्रथम दूध पीता है माँ का, जो, और एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन डी, जिसमें 2 क्वेश्चन है, 19th और 20th। फ्लोरिकल्चर क्या है? पुंकेसर की संरचना का वर्णन कीजिए। एक प्रारूपिक पुंकेसर का नामांकित चित्र बनाइए। आपको पता है फ्लोरिकल्चर पुष्पीय पादपों का उत्पादन,
पुष्पों का उत्पादन कराने के लिए पुष्पीय पादपों का कल्चर कराएंगे हम। तो इट इज़ द फ्लावर फार्मिंग, दैट इज़ द स्टडी ऑफ ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर फ्लावर्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो कराना, कल्चर कराना, मार्केटिंग करना, ये सब किस में आता है? फ्लोरिकल्चर में आता है। ठीक है, अब पुंकेसर की संरचना का वर्णन। पुंकेसर जो होता है इस प्रकार से हमने ये देखा है, इसमें 3 भाग होते हैं, परागकोश या एंथर, कनेक्टिव जो पुतंतु इससे जोड़ता है फिलामेंट को एंथर से कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव, और लंबा होता है फिलामेंट। ये एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक प्रारूपिक पुंकेसर का नामांकित चित्र, पुंकेसर की संरचना और इसी का चित्र बनाकर वर्णन करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर निषेचन पश्च घटना क्या है? पादप भ्रूणपोष की संरचना का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है ये एक द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? निषेचन के बाद में कौन कौन सी घटनाएं लैंगिक जनन में शामिल होती है? निषेचन के बाद में उसके उत्पाद बनते हैं, एक तो फल बना है, इसी तरह से फल तो बाहर बन गया, अंडाशय ने परिवर्तित कर दिया, लेकिन बीजांड बीज में बदल जाता है जिसके अंदर भ्रूण बनता है और एक भ्रूणपोष बनता है। तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ये 2 मेन प्रोडक्ट होते हैं इसके निषेचन के बाद के। अब यहाँ पर आता है पादप भ्रूणपोष की संरचना का वर्णन। भ्रूणपोष जो होता है ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन से बनने वाली संरचना होती है, त्रिगुणित होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, ये हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनती है, जिसमें दोनों ध्रुवी केंद्रकों के संलयन से बने हुए द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब सेकंड मेल गैमीट फर्टिलाइज करता है तो इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो ट्रिप्लॉइड होता है। ये एक हाईली नरिशिंग मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए काम आता है। ठीक है, द्विबीजपत्री। अब यहाँ पर देखो पादप भ्रूणपोष की संरचना तो हमने ये बना दी, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, वो क्या कहते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं ये भ्रूणपोष है, यहाँ एम्ब्रियो, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है। ठीक है, और ये एंडोस्पर्म भरा हुआ है। लेकिन अब इसमें आता है एक द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। तो द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें ये सस्पेंसर होता है जो 6 से 10 कोशिकीय अवस्था का होता है, जिसमें सबसे नीचे की कोशिका होती है वो हॉस्टोरियम होती है, भ्रूणपोष को चूसने का काम करती है। बाकी की सस्पेंसर कोशिकाएं, निलंबक कोशिकाएं इसका स्थानांतरण करती है, और ऊपर 2 कॉटिलिडन्स होते हैं जिनमें भ्रूणपोष संरक्षित कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, इसलिए द्विबीजपत्री भ्रूण है। इसमें इस गर्त या खांच के नीचे यहाँ पर प्रोमेरिस्टेम होता है जो प्रांकुर कहलाता है या प्लूमूल कहलाता है, और उसके पीछे की तरफ होता है रेडिकल या मूलांकुर वाला भाग। इसका मतलब है जो जड़ बनाएगा जब बीज का अंकुरण होगा। इस तरह से हम इस भ्रूण की संरचना का चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अनुलेखन को परिभाषित कीजिए। डीएनए में अनुलेखन इकाई के भागों के नाम लिखिए, अनुलेखन इकाई का आरेखित चित्र। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए दैट इज एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, इसका मतलब फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ आरएनए ऑफ ए जीन सीक्वेंस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच ट्रांसक्राइब आरएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो आरएनए मॉलिक्यूल का अनुलेखन कराने के लिए काम आती है डीएनए में, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट इज़ लाइक ए कंटिन्यूस अरेंज्ड जीन, लगातार सतत रूप से जीन यदि अरेंज्ड है तो वो इस तरह का कहलाता है। देयर आर फॉलोइंग 3 पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये 3 भाग मिलते हैं एक अनुलेखन इकाई में, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन। इसके अलावा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्टिमुलेट्स ये नया स्ट्रैंड बनाने के लिए 5' to 3' डायरेक्शन का स्ट्रैंड बनता है, लेकिन डीएनए की स्ट्रैंड कौन सी डायरेक्शन में होता है? 3' to 5'। इसका आरेख यदि हम बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? 3' से 5' और ये 3' से 5'। अब आप देख लीजिए कि ये जो बनाएं
ये 3' to 5' पे बनाएं, लेकिन पीछे की तरफ स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पर, और यहाँ टर्मिनेटर जीन है। टर्मिनेटर जीन आते ही ये आरएनए का बनना रुक जाएगा। ठीक है, ये आरेख है। इसके बाद नेक्स्ट इसका अथवा न्यूक्लियोटाइड के घटक लिखिए। द्विकुंडली डीएनए की संरचना की एक प्रमुख विशेषता लिखिए। द्विकुंडली डीएनए का नामांकित चित्र बनाइए। राइट दी कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स क्या है? हमको पता है डीएनए में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किससे बना होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहले हम इसमें जो घटक देखेंगे वो है पेंटोस शुगर, जिसको हम डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं डीएनए में। और आरएनए में क्या होती है? राइबोस शुगर। दूसरा होता है नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन क्षारक, जो 2 क्लासेस के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन वर्ग के होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन और थाइमिन। और फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं से ही न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसका मतलब है डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस क्या बना दिया? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बराबर न्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वही डीएनए कहलाती है। अब हम सैलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए को हम देखें स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर में हम देखें वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में, तो ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। और यहाँ पर फोल्ड जो होते हैं ये प्रत्येक फोल्ड का जो डायमीटर होता है ये 20 एंगस्ट्रम का होता है, और हाइट जो या लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रम की होती है। 10 बेस पेयर्स यहाँ पर मिलते हैं, प्रत्येक बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रम का डिस्टेंस रहता है। ये चारगाफ के तुल्यता नियम, चारगाफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का पालन करते हैं। चारगाफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब होता है यहाँ पर कि प्रत्येक डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक और पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षारक बराबर अनुपात में होते हैं। इसका मतलब ये प्यूरिन है A+G एडेनिन और ग्वानिन, और ये साइटोसिन और थाइमिन बराबर 1। इसका मतलब है ये रेशियो यहाँ पर मिलता है। ये चारगाफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंट होता है। इस डीएनए में एक 3' स्ट्रैंड होता है, दूसरा 5' होता है, इधर 3' होता है या 5' होता है। तो एंटी पैरेलल ये हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं। ये सब हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इसकी संरचना में। सभी स्टूडेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि सबका बायो का पेपर हो चुका है, सारे पेपर 12th के कंप्लीट हो चुके हैं। सभी को DS साइंस एकेडमी इंस्टीट्यूट माल गोदाम रोड पर कल 9 बजे, संडे को 9 बजे उपस्थित होना है। आपके कैरियर के बारे में काउंसलिंग की जाएगी, आपके पेपरों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स या सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँचे कल सुबह 9 बजे। इस तरह से आपने पूरा पेपर 12th क्लास का समझाया यहाँ पर। अब आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करिए। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू।